हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैश तक सक्सेस विद दीपक में। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट। कैसे हम डेवलपमेंट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जैसा कि आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रायो, तो आपको पता होगा जो हमारा यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक जो है वो मेनली दो जगह पे चला जाता है। एक जो होता है वो एम्ब्रायो के अंदर होता है, एक होता है एम्ब्रायो के बाहर। जो एम्ब्रायो के अंदर यॉर्क सैक होता है वही फॉर्मेशन करता है GIT का। इसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। जो क्रेनियल तरफ होता है उसको फोरगत कहते हैं, और जो कॉडल तरफ होता है उसको हिंदगत कहते हैं, और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको मीडगत कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका डेवलपमेंट फोरगत से होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये पिक्चर देखिए, ये मेनली होता कब है तो 4th वीक में होता है। सबसे पहले एक बद देखा जाता है। ठीक है, फोरगत में बद देखा जाता है। उसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर वेंट्रल पार्ट में होता है क्रेनियल तरफ, ये इसोफेगस का बद होता है। ठीक है, वहाँ पर क्या करेगा, जो लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम मिलेगा। क्या, लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम, ये 4th वीक में डेवलप्ड होता है एक बद से। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जब डेवलप्ड होता है लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम, तो इन दोनों में कोई भी सेपरेशन नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सेपरेट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इसोफेगस ट्रैकिया बनाना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक तो इसोफेगस है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ट्रैकिया है। ये दोनों क्या करने लगेंगे, फोल्डिंग करने लगेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रैकियो इसोफेगियल फोल्ड। अब ये फोल्ड करके क्या करेंगे, अब आगे में पूरी तरह सेपरेट कर देंगे दोनों ट्यूब को। तो ये मेनली सेपरेट होता कब है, जब एक सेप्टम का डेवलपमेंट होता है। उस सेप्टम का क्या नाम है, ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम। मतलब कि ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम आने के बाद जो हमारा इसोफेगस है, ट्रैकियो इसोफेगियल फोल्ड है, और जो लैरिंजियल डायवर्टिकुलम है, वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, ये दोनों सेपरेट होगा तो जो डोर्सल पार्ट है उससे मिलेगा ओरोफेरिंजियल और इसोफेगस, और जो क्या है एंटीरियर ये वेंट्रल पार्ट है उससे क्या मिलेगा, लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब मिलेगा। देखिए क्या हो गया, पूरी तरह सेपरेट हो गया। ये है डोर्सल पार्ट, ये है वेंट्रल पार्ट। डोर्सल पार्ट से 2 चीज़ मिला, ओरोफेरिंजियल और इसोफेगस, और जो वेंट्रल पार्ट है उससे क्या मिला, लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब। यहाँ तक अब समझ में आ गया। एक समरी की तरह बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, तो आप ये लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम डेवलप्ड होता है क्रेनियल पार्ट ऑफ द फोरगत में। वो मेनली डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कोई भी दोनों में सेपरेशन नहीं होता है। धीरे धीरे क्या होता है, ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और ये जो फोल्ड है सेपरेट होते हैं एक दूसरे से कब, तो ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम से, जिससे 2 चीज़ बनता है, मेनली 2 ट्यूब बनता है, डोर्सल ट्यूब और वेंट्रल ट्यूब। जो वेंट्रल ट्यूब है वो लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, और जो डोर्सल पार्ट है वो ओरोफेरिंजियल इसोफेगस का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक अब समझ। चलिए हम देखते हैं जो लैरिंजियल ट्यूब है उसका क्या डेरिवेटिव होता है। तो जो मेनली म्यूकस मेम्ब्रेन और जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो डेराइव होता है इंडोडर्म से, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, फोरगत का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका डेवलपमेंट इंडोडर्म से होता है। और जो मसल, कार्टिलेज, फाइब्रोस्ट्रोमा, इसका डेवलपमेंट होता है स्प्लेक्नोप्लूरिक मेजोडर्म से। ये स्प्लेक्नोप्लूरिक मेजोडर्म क्या होता है, तो जब आप इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म पढ़ रहे होंगे उसमें ये टर्म आया होगा। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म में, जो हमारा मेजोडर्म का मेनली 3 पार्ट होता है। ठीक है, पहला पार्ट को पारा एक्सियल कहते हैं, दूसरा पार्ट को लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप कहते हैं, और तीसरा पार्ट क्या था, लेटरल प्लेट था। लेटरल प्लेट 2 तरफ डिवाइड हो जाता है, मतलब वो कंटिन्यू रहता है। एक तरफ क्या होता है एमनियोटिक की तरफ, और एक दूसरा यॉर्क सैक की तरफ। जो पार्ट एमनियोटिक को कवर करता है उसको सोमैटिक प्लूरिक कहते हैं, और जो पार्ट यॉर्क सैक की तरफ कवर करता है, मेजोडर्म का जो पार्ट यॉर्क सैक की तरफ कवर करता है उसको स्प्लेक्नोप्लूरिक मेजोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, मसल, कार्टिलेज और फाइब्रोस्ट्रोमा का डेवलपमेंट होता है। अब ये लैरिंजियल ट्यूब जो है, लैरिंजियोट्रैकियल ट्यूब, ये क्या क्या का फॉर्मेशन करता है, नाम से ही देखिए
लैरिंग्स का, ब्रोंकी का, ट्रैकिया का और लंग टिश्यू का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए अब एक एक के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये जो लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स क्या है? एक एपिथेलियम है जो डेराइव होता है एंडोडर्म से, और ये क्या क्या का बना होता है? कार्टिलेज, मसल और नर्व सप्लाई। अगर हम देखें कि ये जो मसल कार्टिलेज है ये क्या से बनते हैं, ठीक है, तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जो हमारा एपिथेलियम है लैरिंग्स का, वो बनता है एंडोडर्म से। जो मसल और कार्टिलेज है वो डेराइव होता है 4 और 6 फेरिंजियल आर्क से। अब ये 4 और 6 फेरिंजियल के आर्क क्या है, तो इसको जानने के लिए आप मेरे फेरिंजियल आर्क वाले वीडियो को देख सकते हैं। मेनली 5 आर्क होता है, ठीक है, 1 2 3 4 और 6। 5 वाला क्या होता है? रिग्रेस कर जाता है। तो ये जो 4 और 6 है फेरिंजियल आर्क, उससे क्या होता है? मसल और कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है। तो जो 4th है उससे किसका किसका? थायराइड, एपिग्लोटिस, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और जो 6th फेरिंजियल आर्क है उससे रिमेनिंग कार्टिलेज जैसे कि क्रिकोइड, एरिथ्रोनॉइड और कॉर्निकुलेट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम मेनली 10th क्रेनियल नर्व, जिसको वैगस नर्व कहते हैं, वो होता है। लेकिन अगर सेपरेट देखें तो जिसका डेरिवेटिव 4 फेरिंजियल नर्व है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो है सुपीरियर लैरिंजियल, और जो मेनली 6 फेरिंजियल आर्क से डेवलपमेंट हुआ है उसका जो नर्वस सिस्टम है वो है रिकरेंट लैरिंजियल, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का जो एपिथेलियम है ये भी डेवलप्ड होता है एंडोडर्म से, और जो मसल, कार्टिलेज और स्ट्रोमा है वो डेवलप्ड होता है स्प्लैक्नोप्लूरिक मेसोडर्म से। और बता दिया ये स्प्लैक्नोप्लूरिक मेसोडर्म क्या होता है, ठीक है। अब क्या है? ब्रोंकस। ब्रोंकस ये लैरिंजियल ट्यूब, जो लैरिंजियो ट्रैकियल ट्यूब है, इसमें मेनली 2 बद पाए जाते हैं। एक बद को क्या कहते हैं? ब्रोंकियल बद। और ये मेनली कब होता है? तो एंड ऑफ 5th वीक। राइट साइड में आप क्या देखिएगा, ठीक है, ब्रोंकस के दोनों तरफ क्या होते हैं? ब्रोंकस में मेनली 2 बद पाए जाते हैं। एक तरफ का जो बद है उसमें क्या होता है? 3 बद होता है, और एक तरफ का जो बद है वो 2 बद होता है। जो राइट साइड वाला बद होता है वो 3 होता है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाला बद होता है वो 2 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यही बद क्या हो करता है? लोब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में क्या हो रहा है ना, बाद में ये इसका क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। तो मेनली हम 4 स्टेज देखते हैं मैच्योरेशन ऑफ लंग्स में, ठीक है। तो ये होता क्या है? तो इस स्टेज में मेनली 2 बद क्या हो जाता है? इन्वेस्टिगेट कर जाता है। कहाँ पे? स्प्लैक्नोप्लूरिक लेयर में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? तो पल्मोनरी प्लूरा का डेवलपमेंट होता है। पल्मोनरी प्लूरा क्या होता है? लंग के ऊपर वाले कर्व रिंग को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका क्या स्टेजेज ऑफ मैच्योरेशन। 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज का क्या नाम है? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। दूसरा स्टेज का क्या नाम है? कैनालिकुली स्टेज। तीसरा स्टेज का क्या नाम है? टर्मिनल सैक स्टेज। चौथा स्टेज का क्या नाम है? एल्वियोरल स्टेज। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले का क्या नाम था? स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज। ये मेनली कब से कब होता है? तो 6 वीक से 16 वीक तक होता है। इसमें होता क्या है? जो प्रॉक्सिमल और डिजिटल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइन करता है किसके द्वारा? टॉल कॉलुमनर और क्यूबाइडल सेल के द्वारा। मतलब कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका जो प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट, वो किससे करता है? कौन सा सेल वहाँ पे प्रेजेंट होता है? टॉल कॉलुमनल सेल। और जो डिजिटल पार्ट है वहाँ पे कौन सा सेल होता है? क्यूबाइडल सेल। दोनों मिल के क्या करता है? एक्टिनल ग्लैंड जैसा फॉर्मेशन करता है। और ये ऐसा लगेगा कि ये ट्रू ग्लैंड नहीं है, फॉल्स ग्लैंड है, तो इसलिए इसका नाम लिखा गया है स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज, जिसमें मेनली जो कार्टिलेज, मसल और जो फाइब्रोस्ट्रोमा है उसका डेवलपमेंट मेसेनकाइमल से होता है, ठीक है। तो स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज क्यों नाम रखाया गया? जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है वो क्या है? टॉल कॉलुमनल सेल से बना हुआ है, और जो डिजिटल पार्ट है वो क्यूबाइडल सेल से बना हुआ है। और ये क्या करता है? ट्यूबुलर एक्टिनल ग्लैंड की तरह
अपने आप को दिखाता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूबुलर एक्टिनल ग्लैंड की तरह होता है, लेकिन एक्चुअली में ये स्यूडो मतलब फॉल्स दिखता है कि सही नहीं है, तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, स्यूडो ग्लैंडुलर स्टेज रखा गया। दूसरा क्या है, कैनालिकुलर स्टेज। ये कब होता है, तो 16 वीक से 26 वीक के बीच में होता है। ये इसमें मेनली डेवलपमेंट अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक होता है। ल्यूमेन क्या करेगा, इनलार्ज करेगा। लंग टिश्यू क्या होंगे, ज़्यादा वेस्कुलर होंगे। जो सेल मेनली इसमें क्या होता है, सेल का डिफ्रेंसिएशन होता है टाइप 1 और टाइप 2 निमोसाइट में, ठीक है। तो जो टाइप 1 है वो डिफ्रेंशिएट करता है और टाइप 2 कौन सा, जो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। तो कैनालिकुली में क्या होता है, इसका इस स्टेज में मेनली डेवलपमेंट होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। इसमें ल्यूमेन इनलार्ज करता है, लंग का फॉर्मेशन करता है, मतलब लंग का तो फॉर्मेशन ही हो रहा है, क्या कर रहा है, लंग टिश्यू को ज़्यादा वेस्कुलर कर रहा है, और इसमें मेनली 2 टाइप का सेल बढ़ रहा है। एक जो डिफ्रेंशिएशन करता है उसको कहते हैं टाइप 1 निमोसाइट, एक डिफ्रेंशिएशन नहीं करता उसको कहते हैं टाइप 2 निमोसाइट। जो टाइप 2 निमोसाइट है वो सर्फेक्टेंट को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और इसको ये और क्या काम करेगा, स्टीम सेल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये गिव राइज करता है एल्वियोलर डक्ट का। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब तीसरे में आते हैं। तीसरा का क्या नाम है, टर्मिनल सैक स्टेज। ये मेनली कब स्टार्ट होता है, तो 26 वीक से बर्थ तक होता है। ये इसमें क्या होता है, तो इस्टेब्लिशमेंट करता है ब्लड एयर बैरियर, मतलब ब्लड और एयर के बीच में एक बैरियर बनाता है, ठीक है, ताकि डिफ्यूजन से ये पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो सके, मतलब रेस्पायरेशन सही से हो। रेस्पायरेशन 2 तरह का होता है, इंटरनल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या होता है, सांस का अंदर लेना और बाहर जाना, मतलब जो हमारा नोज है, ठीक है, उससे जो एयर लंग क्या होता है, अंदर आता है और लंग तक जाता है, ठीक है, और लंग से वो एयर बाहर जाता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और जो हमारा क्या है, रेस्पायरेशन है, उसमें क्या होता है, लंग में जो एल्वियोली होता है, एल्वियोली से ब्लड वेसल में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होना, इसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन सेल को जब ये ब्लड जब सेल को ऑक्सीजन देता है तो उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, लेकिन चलिए जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये जो टर्मिनल सैक स्टेज है ये डेवलपमेंट करता है ब्लड एयर बैरियर का, ठीक है। इस मूवमेंट तक एपिथेलियर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, परफेक्ट गैस का एक चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चौथा क्या है, एल्वियोलर स्टेज। एल्वियोलर स्टेज कब होता है, तो 32 वीक से बर्थ तक। कभी कभी ये क्या होता है ना, बर्थ के बाद भी 8 साल तक होते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो पूरी तरह सही होता है। ये मेनली इसमें 3 चीज़ें होती है। एल्वियोलर सैक क्या करने लगेगा, सेक्रिएट करने लगेगा सर्फेक्टेंट, जो स्टोर होगा टाइप 2 निमोसाइट में। लंग क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और क्या कर बना लेगा अपने आप को, सेक्रेटरी फेज से गैस एक्सचेंज फेज में, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है स्टेबलिशमेंट ऑफ पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उसका पूरी तरह स्टेबलिशमेंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्फेक्टेंट। कौन कौन सा स्टेप जरूरी है डेवलपमेंट करने के लिए सर्फेक्टेंट का। तो जैसा कि हमें पता है, जो लंग के चारों तरफ फाइब्रोब्लास्ट होता है वो एक सब्सटेंस सेक्रेट करता है, उसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट निमोसाइट फैक्टर। ये जो सब्सटेंस है वो स्टिमुलेट करता है टाइप 2 निमोसाइट को। टाइप 2 निमोसाइट को क्यों स्टिमुलेट करता है, क्योंकि टाइप 2 निमोसाइट में ही हमारा सर्फेक्टेंट स्टोर रहता है, ठीक है। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी में जब 7 मंथ के अराउंड उन लोगों को कॉर्टिसोल इंजेक्ट किया जाता है, ताकि तो कॉर्टिसोल इंजेक्ट क्यों किया जाता है, ये कॉर्टिसोल क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट को, जो स्टिमुलेट करता है किसको, हमारा टाइप 2 निमोसाइट को, ताकि हमारा सर्फेक्टेंट रिलीज हो सके, ठीक है। अब देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा था उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है। तो जो पहला डिफेक्ट है वो है वैक्टरल डिफेक्ट। वैक्टरल मतलब VACTERL। V से वर्टिब्रल एनोमोलीज, A से एनल एथ्रेसिया,
C से कार्डिक डिफेक्ट, R से रीनल एनोमलीज, L से लिम्ब डिफेक्ट। मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसके चारों तरफ में जो एब्नॉर्मलिटीज होती है उसके बारे में है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, हाइलिन मेम्ब्रेन डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो हमारा सर्फेक्टेंट है जो मेनली नीमोसाइट 2 में स्टोर होता है, वो अच्छा से रिलीज नहीं हो पाता है या रिलीज होता ही नहीं है। मतलब या तो अब सर्फेक्टेंट एब्सेंट हो या डिफिशिएंट हो। तो इसके कारण क्या होगा, जो वैक्सी लाइनिंग होता है एल्वियोली के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन, उस लाइनिंग में क्या होने लगता है, गैसेस एक्सचेंज कम होने लगता है, डिफिशिएंट होने लगता है। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है। अब तीसरा कौन सा हो सकता है, तो जो लोब का फॉर्मेशन होता है 2 बर्थ या 3 बर्थ से, उसका क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लोब बनना। जैसे कि एजाइगस लोब और दूसरा लोब ऑफ एजाइगस वेन। दोनों में डिफरेंस क्या है, एजाइगस लोब मतलब होता है क्या है, नंबर ऑफ लोब का ज़्यादा हो जाना, और लोब ऑफ एजाइगस वेन क्या होता है, एक आर्क प्रेजेंट होता है मीडिया स्टेनल सरफेस तरफ, एजाइगस आर्क। ठीक है। ये मेनली क्या होता है, एपिकल रीजन की तरफ मूव हो जाता है, मीडियल से किधर मूव हो जाता है, एपिकल रीजन की तरफ। ठीक है। अब चौथा क्या है, टीई फिस्टुला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मेनली 5 टाइप का फिस्टुला होता है, ABCDH। ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है, जो ट्रैकिया एसोफेगस सेप्टम का डेवलपमेंट होता है ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो टाइप ए में क्या होता है, तो ये पिक्चर देखिए, टाइप ए में पहला ये क्या है, ट्रैकिया है, ये इसियोफेगल है। तो टाइप ए में क्या होगा ना, कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये प्रॉक्सिमल है, ये डिजिटल है, दोनों को ट्रैकिया से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। टाइप ए समझ गए। अब टाइप बी समझते हैं। ठीक है। टाइप बी क्या है, तो इसमें ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है, ये इसियोफेगस है। सिर्फ एक जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो कम्युनिकेट करेगा ट्रैकिया से, डिजिटल पार्ट नहीं करता है। ठीक है। टाइप सी में क्या होता है, हमारा जो ये डिजिटल पार्ट है वो सिर्फ कम्युनिकेट करेगा ट्रैकिया से, प्रॉक्सिमल पार्ट नहीं करेगा, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है। 85% में यही एब्नॉर्मलिटीज होती है। ठीक है। टाइप डी और टाइप एच दोनों लगभग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइप डी में क्या होता है कि इसियोफेगस जो प्रॉक्सिमल और डिजिटल दोनों इसियोफेगस क्या करेगा, ट्रैकिया से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन 2 चैनल बना के। और टाइप एच में क्या होता है, इसियोफेगस क्या करता है, दोनों कम्युनिकेट करता है लेकिन एक चैनल बना के। ठीक है। ये समझ गए, यही सब डिफेक्ट है किसमें, तो ट्रैकियो इसियोफेगल में। ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं लैरिंजियल इनलेट के बारे में जानते हैं। तो लैरिंजियल इनलेट क्या होता है, एट द एंड ऑफ 8 वीक के ख़त्म होते होते तक ये जो लैरिंजियल इनलेट है वो पूरी तरह बंद हो जाता है। ठीक है। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे जो लैरिंजियल एपिथेलियम है वो लगातार क्या कर रहा है, प्रोफरेट या डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अब जब पूरी तरह लैरिंग्स के लेंथ का डेवलपमेंट हो गया तो ये एपिथेलियल सेल क्या होता है, पूरी तरह ऑक्लूडेड होता है। लेकिन जब 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट होता है तो ये फिर से रिकैनलाइज, फिर से ये बनने लगता है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या का फॉर्मेशन करता है, 2 फोल्डिंग। कौन कौन सा, वेस्टिबुलर फोल्डिंग और वोकल फोल्डिंग। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कैसे हमारा लैरिंजियल ये ट्रैकियल डायवर्टिकुलम बनता है, लैरिंजियल ट्रैकियल डायवर्टिकुलम से कैसे ट्रैकियल इसियोफेगल सेप्टम का फॉर्मेशन होता है, कैसे 2 ट्यूब सेपरेट होते हैं डॉर्सल और पोर्शन पार्ट में। ठीक है। कैसे लैरिंजियल ट्रैकियल ट्यूब लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस और लंग में डिवाइड होता है, कैसे लंग का मैचुरेशन होता है, जो 4 फेजेस थे, एब्नॉर्मलिटीज, ये सब पढ़ा है। आशा है आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।